आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे खाता नंबर 19 की। झारखंड में एक मुहावरा है, पैरों तले जमीन खिसकना। लेकिन झारखंड में ऐसे ऐसे करामाती लोग हैं कि आप खड़े रहेंगे और आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया है खाता नंबर 119 के मामले में। खाता नंबर 119 के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि भूमाफियाओं ने फर्जी कागजात तैयार कराए। भूमाफियाओं ने दशरथ साहू को फर्जी मालिक के तौर पर भी खड़ा कर दिया। हालांकि इस बात की पोल तब खुल गई जब दशरथ साहू ने खाता नंबर 119 से अपना कोई भी वास्ता होने से सीधे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ना उन्होंने कभी वो जमीन खरीदी है, ना ही वो उस प्लॉट को जानते हैं, और विधिवत रूप से ये बात उन्होंने लिखित तौर पर भी जमा करा दी है। लेकिन इसके बावजूद उनका नाम बीच में लाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ कैसे संभव होता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि दशरथ साहू, जिन्हें इसका दावेदार बनाया जा रहा है, दावेदार बनाकर बड़े बड़े मुकदमे करने की कोशिश की जा रही है, 144 लगवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है दशरथ साहू का, सबसे पहले ये सुनाते हैं। पता ना, तो 19 जमीन को हम नहीं जानते हैं, ना कभी खरीदे हैं। तो उस नारी ऑफिस में हम इस जमीन के बारे कोई नहीं जानते हैं। वो सब नहीं, वो नहीं जानते हैं, ना गुलाब जानते हैं। वो जमीन के बारे में दो लड़का हम नहीं जानते हैं। झूठ मूठ कर ये सब जमीन के बारे हम नहीं जानते हैं कुछ, ना कुछ कहियो खरीदे हैं जमीन। देवकीनंदन के जमीन को कहाँ है से नहीं जानते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। सुधीर कुमार सिन्हा जी हैं, अधिवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरेंद्र कुमार पांडे जी हैं, ये भी अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में ये अपनी तरह का एक अजूबा मामला है खाता नंबर 119, जहां एक पुश्तैनी जमीन को, जो पुश्तैनी जमीन 1936 में खरीदी जाती है, 1948 से 1960 तक भारत सरकार को किराए पे दी जाती है, जिसके प्रमाण मौजूद हैं, और उसे उसके बाद विवादित बना दिया जाता है। सुधीर जी, देखिए, मेरा कहना है कि जो खाता 119 जो बाजरा मौजा में पड़ता है, ये ज़मीन पंडित देवकीनंदन शर्मा एलियस मिसिर, इस ज़मीन को जो है सो उस समय के महाराजा कुमार जगदीश प्रसाद नाथ शाहदेव से खरीदे थे। खरीदने का भी 3 तरीका था। सबसे पहले इस ज़मीन का छपरबंदी बंदोबस्त हुआ। छपरबंदी बंदोबस्त 1936 में हुआ था। 1936 में ही ये जो है देवकीनंदन मिसिर एलियस शर्मा, ये उसका कबूलियत किए थे, जिसको स्वीकार किया गया, और 1936 में ही इसका निबंधन पट्टा भी देवकीनंदन शर्मा के नाम से जमींदार जगदीश प्रसाद नाथ शाहदेव ने कर दिया था। इसके बाद इस जमीन में ये दखल कब्जा पा करके, चूंकि जमींदारी थी तो उस समय जमींदार को ये रेवेन्यू देते थे, उसकी रसीद भी इनको प्राप्त हुई, जिसकी भी कागजात इन लोगों के उत्तराधिकारी के पास है। इसके बाद इस जमीन को भारत सरकार ने रेंट पर लिया था 1948 में, जो काफी दिन तक लिया, और इसका रेंट भी जो है सो पंडित देवकीनंदन शर्मा को प्राप्त होता रहा। और ये सारा जमीन का पोजीशन, दखल कब्जा, शांतिपूर्ण दखलकार, ये सारा कुछ साबित करता है। देवकीनंदन शर्मा 66 में के आसपास में गुजर गए, 66 में। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इस जमीन में पीसफुल पोजीशन में आए। अभी अनीता शर्मा, जो उनकी पौत्र बधू है, उनके पौत्र कौशलेंद्र नारायण शर्मा थे, जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी अनीता शर्मा वगैरह और भी उत्तराधिकारी, इनकी ओर से मैं जो है सो वकालत करता हूं, और इनके ओर से बहुत सारे केसेस लड़ रहा हूं जो माफियाओं के द्वारा किया गया है। अब इसमें मैं ये बता दूं कि 1966 में ये दिखलाते हैं कि दशरथ साहू और गणेश साहू, ये 2 डीड बना। ये डीड जो है सो दशरथ साहू का दस्तावेज संख्या 397 है, और गणेश साहू का दस्तावेज संख्या है 415। ये दस्तावेज में जब इसकी जानकारी, जब इसमें माफियाओं का जब दखल और कब्जा हो गया,
तो इसकी शिकायत उपायुक्त के यहाँ किया गया। एक मिसलेनियस वाद चली, मिसलेनियस वाद के बाद इसका इंक्वायरी किया गया। इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये जो दशरथ साहू के नाम से निबंधन खाता दिख रहा है, ये दशरथ साहू का नहीं, ये 397 जो है सो बंधककर्ता महादेव घासी और पहचानकर्ता इसमें जगमोहन महतो हैं और ये मौजा टुंडलू का है। उसी तरह दूसरा भी जो नजर आया वो परमेश्वर सिंह और सुकरा मुंडा वगैरह का नाम से है। तो ये क्लियर होता है कि कहां तक जमीन माफियाओं का जो है सो पकड़ है, और इस पकड़ के कारण जमीन जो है सो आज के समय में जो जमीन के सही उत्तराधिकारी हैं या जमीन के जो सही ऑनर हैं उनका जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें बहुत दूर तक मिली भगत है। अब यहाँ पर मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ कि इस जमीन में जो निबंधन और जो गलत पट्टा और जो तैयार किया गया उसमें जो म्यूटेशन अंचलाधिकारी के यहाँ किया गया, तो इनका म्यूटेशन देवकीनंदा शर्मा का आज भी जारी है, और उनके म्यूटेशन के रहते भी दूसरा म्यूटेशन कर दिया गया। जबकि सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि कभी भी एक जमीन पर 2 म्यूटेशन या 2 दाखिल खारिज नहीं चल सकता है। तो ये सारे मामला, और इसके बाद भी एक चीज और देखा गया है कि इसमें म्यूटेशन जो हुआ है उसमें भी नाम किसी का और काम किसी का। तो इस तरह की बेईमानी और इस तरह के माफियाओं के द्वारा जो है सो जमीन हड़पने का प्रयास ये रांची शहर में बहुत जमाने से चला है। ऐसे ऐसे अजूबे खेल, निराले खेल हुए हैं जिनके बारे में आप जानिएगा, जिनके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है कि आखिर ये भी कैसे संभव है कि एक अच्छी भली जमीन को जिस पे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है उसे जबरन विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इस पूरे भूखंड पर हम आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह ठगी के शिकार हो गए हैं। सादे पट्टे के आधार पर सरदार करतार सिंह का नाम भी आ रहा है, उनके जरिए जमीन की खरीद बिक्री हुई है। हम आपको सुनाते हैं कि सुदीप मुखर्जी एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने इस जमीन को खरीदा है, और अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भूमाफियाओं ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है उसमें वो जाएं तो जाएं, कहां जाएं। दिखाते हैं हम आपको सुदीप मुखर्जी जी का क्या कुछ कहना है। 40 साल आगे पापा खरीदे थे। किससे खरीदे थे? एक सरदार जी से लिए थे जी, करतार सिंह से। और करतार सिंह जो हैं लाल जगदीश प्रसन्न लाल नाथ साहदेव से लिए थे। उनका म्यूटेशन भी कटा हुआ था। उसके बाद हम लोग निश्चिंत यहाँ थे, घर बना, एक भी यहाँ कुछ नहीं था, और हम लोग आराम से रहते आ रहे थे यहाँ पर। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं ने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया है। राजधानी रांची में किस तरह से भूखंडों को विवादित बनाया जाता है आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है, जो लोग भूमाफियाओं के शिकार हो गए हैं उन्हें आज यह समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। हरिंद्र कुमार पांडे जी, आप लगातार इन परिस्थितियों को देख रहे हैं। जो सादे पट्टे के जरिए जयकुमार नाथ शाहदेव ने 26 एकड़ की बजाय जो एक 40 एकड़ भूखंड को उसमें से कुछ हिस्से को बेच दिया है, और जिन लोगों ने खरीदा है वाकई में उनकी स्थिति तो मझधार में फंसने वाली हो गई है। क्या कहेंगे आप? स्थिति तो बहुत विचित्र हुई है सर इसमें, क्योंकि जो मेरा भी मकान उसी जमीन पे बना हुआ है जी, और 2004 में मेरे पिता ने इस जमीन को खरीदा था माँ के नाम जी। तो उस वक्त तरुण सिंह से इस जमीन को हम खरीदे। तरुण सिंह को बेचे थे मनोज तिवारी जी, जो कि अपने आप को पावर अटॉर्नी होंडा बताते थे जयकुमार नाथ का जी। और जयकुमार नाथ साहदेव इस जमीन को सादा हुक्मनामा के माध्यम से ही सबको वितरण किए थे जी। जब हम लोगों का मोटेशन रसीद नहीं कटने लगा तो इंक्वायरी करने लगा। इसी बीच में ये 1936 का डीड सामने आया जी। 1936 का डीड जब सामने आया तो इसकी इंक्वायरी की है जी। इसके जांचोपरांत पाया कि इनका दस्तावेज सही है जी। तो फिर इन लोगों के साथ हम लोगों ने अपना सेटलमेंट किया। जी बिल्कुल। यानी सुधीर जी, सवाल ये भी है कि जिन करतार सिंह जी का नाम आ रहा है उन्होंने जयकुमार नाथ शाहदेव से भूखंड खरीदी, लेकिन जयकुमार नाथ शाहदेव ने 26 एकड़ की बजाय पूरे भूखंड को लगभग 41 एकड़ बताया और उसके आधार पर उसकी बिक्री कर दी। सादे पट्टे के जरिए ये सारा काम हुआ था। तो ये क्या यही मुख्य रूप से भूमाफियाओं के लिए एक वजह बन गई जिसे भूमाफिया भुनाते आ रहे हैं जगह जगह? ऐसा है कि भू माफियाओं को सिर्फ वजह चाहिए जी। इनको इसी जमीन को नहीं, रांची में भू माफियाओं का बोलबाला है। आज के समय में जो जमीन मालिक हैं वो बेचारे हो गए हैं। और इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि अनीता शर्मा
कि जो पारिवारिक संबंध रखते हैं, उनसे जो फैमिलियर रिलेशन जी। है, उसमें एक सुमन ठाकुर भी आते हैं जी। जो मेरे क्लाइंट हैं। जी बिल्कुल, उनका भी नाम लगातार भूमाफियाओं की तरफ से अब उछाला चूंकि जा रहा है। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, रांची शहर में उनका एक नाम है और उन्होंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, एक संस्कार में और एक सही तरीके से जीते हैं। उनका नाम इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि वो उस परिवार से संबंध रखते हैं जी। और जिस तरह से उनका नाम उछाल करके उनको डिजोनेट करने का प्रयास किया यानी गया है, कहा जा सकता है कि एक दबाव बनाने की कोशिश है, अनीता शर्मा पर भी दबाव बनाने की कोशिश, उनके साथ अगर उनका साथ दे रहे हैं सुमन ठाकुर तो उन्हें भी दबाव में लाने की कोशिश है। बिल्कुल सही बात है। और सुमन ठाकुर वगैरह को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश किया गया है, लेकिन वो इतने कमजोर नहीं हैं, वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं और उनके ऊपर जिस तरह का लांछन लगाया गया है, मैं उनका अधिवक्ता हूं और मैं इसके लिए न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दिया हूं। सुमन ठाकुर के द्वारा जो है सो हमको दिया गया, मैं कंडक्ट कर रहा हूं और आगे जो कार्रवाई होगी वो सामने लाऊंगा, चूंकि ये अभी जो है सो विचाराधीन है। जी सुधीर जी, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भूमाफिया जो हैं फर्जी कागजात बना लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं, उनके आधार पर धारा 144 लागू कराने की कोशिश की जाती है। हालांकि जैसा कि कानूनन अगर देखा जाए तो खाता नंबर 119 पे धारा 144 कभी लागू ही नहीं हुआ है, कोशिश जरूर हुई है, क्या कहेंगे आप? जी, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि ये जो दशरथ साहू हैं जी और गणेश साहू हैं, ये बात तो क्लियर सामने आ गया कि दशरथ साहू ने शपथ पूर्वक अपना बयान दे दिया है कि मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है और मैंने उस जमीन को कभी खरीदा ही नहीं है। उनके पुत्र जो हैं, जो अभी सारे लोग हैं, दशरथ साहू खुद लाइव हैं, उनका भी यही कहना है कि मेरे पिता ने इस जमीन को क्रय नहीं किया है। गणेश साहू जो दूसरे जो डीड होल्डर हैं, जो 1966 का बताते हैं, जो गलत है, गणेश साहू की मृत्यु हो गई थी। उनके बड़े पुत्र किशोर साहू ने भी आकर के थाना के सामने लिखित बयान दिया कि मेरे पिता ने खाता 119 का कोई जमीन क्रय नहीं किया है और न ही इस जमीन में हमारा या हमारे नीचे के कोई वारिसों का कोई दावा बनता है। इस स्थिति में ये पता नहीं चलता है कि जो खरीदार हैं, जो जमीन जिन्हें दिखाया जाता है कि ये देवकी नंदन मिश्र एलियस शर्मा से ये जमीन खरीदे हैं, उन्होंने अपना दावा तो कभी किया नहीं, इसलिए वो खरीदे ही नहीं है। ये कौन फ्रॉड हैं, ये कौन जालसाज हैं, जो ये कौन जमीन माफिया हैं जो इन लोगों का नाम ले करके जमीन में अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और जो लीगल हियर एंड सक्सेसर, जो कानूनन उत्तराधिकारी हैं, उनका जमीन को अपने कब्जा में करके ग्रैब करके उसमें जो है सो जमीन माफिया बेचने का काम कर रहे हैं। इसमें 144 की बात जो आती है, 144 के लिए यही नकली लोगों ने प्रोसीडिंग के लिए काफी बार जो है सो प्रयास किया, तो अभी थाना को यह पावर नहीं है कि 144 का प्रोसीडिंग शुरू करे। कोई आवेदन वहां दिया जाता है, आवेदन देने के बाद ये एसडीएम कोर्ट में आता है, एसडीएम कोर्ट दोनों की बात सुनने के बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है। लेकिन अभी इसके पहले ही इस तरह का जो है सो आवाज उठा दिया जाता है कि इस पर वो प्रोसीडिंग शुरू कर दिया गया है। उन लोगों के द्वारा इन लोगों पर गलत एफआईआर भी होता है, जिसमें भी कहा जाता है कि प्रोसीडिंग अनुशंसा प्रोसीडिंग नहीं हुआ है, फिर भी वो प्रोसीडिंग मानते हुए उन्होंने लिखा है कि जब तक इसमें 60 दिन नहीं पूरा हुआ, काम नहीं हुआ। तो किसी तरह का 144 का वायलेशन भी अनीता शर्मा एंड फैमिली के द्वारा इसमें नहीं किया गया। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को भी सुनकर हैरानी होगी कि किसी तरह से भी धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि धारा 144 लगी ही नहीं थी, अनुशंसा की गई थी जो कि लगी ही नहीं। कानूनन बिल्कुल सुधीर कुमार सिन्हा जी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि उस प्लॉट के बगल में हरेंद्र कुमार पांडे जी का मकान बन रहा है। भ्रम इस बात को लेकर पैदा करने की कोशिश की गई कि धारा 144 का उल्लंघन कर उस घर का निर्माण हो रहा है। हरेंद्र जी, आप बेहतर बता पाएंगे कि आपने क्या कुछ भुगता, क्या कुछ झेला है? जी, हमारे पोर्ट में तो अभी तक 144 आया ही नहीं जी। अनुशंसा कई की है, लेकिन अभी तक 144 उस जमीन पे लगा नहीं। बिल्कुल। और मेरे पार्ट का जो मकान है उसको भी वो कहते हैं कि 144 कि कभी कोई नोटिस आया नहीं जी, तो कैसे मानूं कि 144 जी। लेकिन पूरे शहर में तो हल्ला किया गया आपके मकान को दिखा कर कि 144 का उल्लंघन हो रहा है, जबकि 144 लगा ही नहीं। तो 144 लगता तो कहीं तो नोटिस आता है, एसडीओ कोर्ट में कहीं रिकॉर्ड होता है, अंचल में होता, थाना में होता, कहीं तो कुछ होता दस्तावेज।
इस बात पर आखिर हमें बात क्यों कैसे माने कि 144 उसमें और जबकि आपका प्लॉट उस भूखंड से ही बाहर है। नहीं, उस जिस प्लॉट पर 144 का जिक्र होता है जी। कि फलाने व्यक्ति 144 लगाए, ये व्यक्ति जी। लगाए, उस पार्ट में तो वो मकान आता ही नहीं, बिल्कुल उससे वो अलग है जी, प्लस दूसरे भी पार्ट में 144 का जहाँ जिक्र होता है वहाँ भी कोई वर्क तो हो नहीं रहा, बिल्कुल। अभी तक वैसा कोई मामला आया नहीं। तो यानी आम ऐसा- भूमाफियाओं जी। का एक नेक्सस काम कर जी, रहा है, जो हर अननेसेसरी तरह से अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। सुधीर जी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, इसमें हम बोलना ये चाह रहे हैं कि कभी भी कोई मकान पर 144 नहीं लगता है। ये गलत लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि इनके मकान पर भी 144 है। ठीक है, वो खाता 119 का है, लेकिन वो जो जमीन जो स्पेसिफिक दिया जाता है 144 के लिए कि कौन जगह पर डिस्प्यूट है, जी, ऐसा कहीं नहीं दिया जाता है। तो क्या पूरा 117 एकड़ पर डिस्प्यूट है? तो इसलिए 144 का अनुशंसा किया गया है। 144 का प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुआ, लेकिन 144 किसी भी मकान पर नहीं लगता है, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। सुधीर जी, इस पूरे मामले में 119 के मामले में दशरथ साहू साफ साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो इस भूखंड को नहीं जानते। उनके साथ गणेश साहू, उनका भी नाम आ रहा था, तो उनके बेटे किशोर साहू भी इनकार कर चुके हैं कि 119 से उनका भी किसी तरह का कोई वास्ता नहीं। इसके बावजूद क्या वाकई में भूमाफिया जो हैं इतने पुख्ता तरीके से काम करते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी भी वहां चौंक जाते हैं, या बड़े बड़े अधिकारी भी उलझन में पड़ जाते हैं? नहीं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी है जी। अगर एक जमीन का डबल जमाबंदी हो सकता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग को क्लीन चिट दे दिया जाए। भूमाफिया भी अगर आगे कुछ काम कर रहे हैं तो वो मिली भगत है, कहीं ना कहीं उनको जो है सो प्रेरणा मिल रहा है और कहीं कहीं प्रोत्साहित हो रहे हैं। बिल्कुल, एसआईटी का गठन हो गया है, मामला न्यायालय में भी है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि क्या कुछ सामने आता है। लेकिन सुधीर जी, जिस तरह से सबसे सोचनीय बात यह है कि अनीता शर्मा जी, जो इसकी पुश्तैनी, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, जो इसकी भूस्वामिनी है, उनके चरित्र हनन का भी प्रयास हुआ, लगातार कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई। तो क्या इस पर भी आप लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसा है कि अनीता शर्मा का हम लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, कंडक्ट कर रहे हैं केसेज। उनका बहुत सा डायरेक्शन मिल रहा है, बहुत सा प्रोसीडिंग शुरू कर दिए हैं, बहुत सा प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी को का चरित्र का पर लांछन लगाना, ये तो सामाजिक रूप से भी गलत है और ये किसी भी सभ्य समाज में ये चीज की निंदा की जानी चाहिए। अब रही अनीता शर्मा, तो अनीता शर्मा को किसी भी तरह से अपशब्द का प्रयोग करना, भूमाफिया के साथ जोड़ना और इस तरह का जो काम किया गया है उसके लिए कार्रवाई हम शुरू कर दी है। बिल्कुल, जबकि उनके पास वैध दस्तावेज हैं, 1936 की रजिस्ट्री का हवाला वो दे रही हैं। वो कह रही हैं कि 1948 से 1960 तक भारत सरकार को किराए पे दे के रखा। एक बात और है कि यानी जो भी गड़बड़ियां हुई हैं 1960 के बाद कागजातों में की गई हैं। राइट, एकदम सही बात है। तो सुधीर जी, अब चूंकि इस पूरे प्रकरण में यह सच्चाई सामने आई है कि एक तरह से कहा जाए चरित्र हनन कर, अफवाहें उड़ाकर, 144 का हवाला देकर कहीं न कहीं दबाव बनाने का प्रयास था, मनोबल गिराने का प्रयास हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए तो उनके परिवार से सगे संबंधी से संबंधित लोग जो उनके रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन परिवार से संबंध रखते हैं, उनको भी इसमें लपेटने का प्रयास किया गया है। उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तरह तरह का षड्यंत्र अपनाया जा रहा है ताकि इन लोगों पे भय पैदा किया जाए, ताकि इस जमीन को लूटा जा सके। बिल्कुल, तो कई बिंदु प्रमुख हैं जिन पर सोचने की जरूरत है कि आखिर भूमाफिया कैसे इस कदर सक्रिय हो सकते हैं और क्या चंद अधिकारी उनके हाथों का खिलौना बन जाते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसे फर्जी कागजात बना डालते हैं। आखिर कौन मदद करता है? सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स होते ही क्यों हैं? इन तमाम चीजों पर गौर किए जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव 7 लगातार इन तथ्यों को आपके सामने रख रहा है। यह सिलसिला चलता रहेगा। हम अपनी अगली कड़ी में यह दिखाएंगे कि दशरथ साहू के जो दस्तखत हैं वो अलग अलग कैसे हो जाते हैं। दशरथ साहू एक जगह ये कहते हैं कि उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी, वो इस बात को लेकर पिटीशन भी देते हैं, लेकिन वहां उनके दस्तखत अलग होते हैं, किन्हीं और कागजातों में भी उनके दस्तखत अलग होते हैं। इस बात का भी खुलासा करेंगे, लेकिन हम अगली कड़ी में। फिलहाल हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही।